पूछती हूँ चाँद से मैं भी कभी क्या चमक पाऊंगी, गुलों की सोखियाँ बनकर जहाँ मैं महक पाऊंगी। सर्विसेज में आना चाहते हैं तो टफ़ तो है ये एग्ज़ाम, बट इतना भी टफ़ नहीं है जितना हम खुद ही को इस तरह कर लो जहाँ तुमको ही बस देखे, क्योंकि बिना स्याही की कलम लिखने के काबिल नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर हूँ प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थी के बीच में। हमारे साथ हैं श्रद्धा मिश्रा जी। श्रद्धा मिश्रा जी सुल्तानपुर जनपद से लगभग 18 किलोमीटर दूर मैं गांव में बैठा हूँ। इनके गांव का नाम है बारिक देवन। आप हिंदी माध्यम से और ग्रामीण परिवेश से आप पढ़ी हैं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम जैसा आपने बताया श्रद्धा मिश्रा है। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही कंप्लीट किया है एंड आफ्टर दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से कंप्लीट किया है। सर यूपी पीसीएस में सर मेरा ये प्रथम प्रयास था। अच्छा, आपका प्रथम प्रयास था। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपका पारिवारिक परिवेश और अपनी जर्नी, आपकी एजुकेशनल जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ा फोकस कर दीजिए। जी सर मेरी पारिवारिक परिवेश में मतलब सर मैक्सिमम लोग जॉब में ही हैं और मेरी जॉइंट फैमिली है जैसा कि, तो सर पढ़ाई वाला माहौल बचपन से ही एक रहा था। और सर मैंने जैसा कि जो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड पहले बताया कि मैंने गवर्नमेंट स्कूलिंग से ही 12th तक पढ़ाई पढ़ी है एंड आफ्टर दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से किया है। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेजुएशन आपका आर्ट रहा है या साइंस रहा है? जी सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है सर। अच्छा, आपने बीएससी किया? जी सर, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी से सर। जी सर। नहीं तो आपने बीएससी किया है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? सर मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। अरे, फिलॉसफी की तरफ कैसे चली गई? सर जहाँ तक मुझे ये था कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए मुझे ये था कि फिलॉसफी में मुझे इंटरेस्ट था और सर साइंस के सब्जेक्ट में मुझे उतना खास इंटरेस्ट नहीं था जिसे मैं लेके उतनी दूर तक जा सकती थी। तो सर मेन तो इंटरेस्ट ही रहा था। और सर जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे वो लगा कि मैं इसे फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि सर मैंने कोविड के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मुझे ये भी था कि मैं सेल्फ स्टडी में कौन सा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगी। तो सर मुझे फिलॉसफी ज़्यादा आसान लगा। सिविल की तरफ मोटिवेशन कहाँ से मिला तुम्हें बेटा? सर सिविल की तरफ है सच बचपन से ही कहीं रहा कि पापा ने कभी कहा था कि तुमको आईएएस पीसीएस बनना है। तो सर बचपन से तो ऐसा सुन के कभी रहा। बट आफ्टर ग्रेजुएशन में आने के बाद सर मैंने जब सोचा कि मुझे करियर कौन सा परस्यू करना है तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज सबसे बेस्ट है सर। ये बताइए कि तैयारी सिविल की कब से शुरू कर देनी चाहिए? सर मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद करी थी, बट मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि तैयारी करने का सबसे अच्छा फेज़ होता है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दें। एक तो उससे हमारी तैयारी चैनलाइज हो जाती है। एटलीस्ट अगर आप सेकेंड ईयर से करना स्टार्ट करते हैं तो, क्योंकि सर नॉर्मल परिवेश से आने के बाद तो हमें 6-7 महीने इसको समझने में लग जाता है। तो हम ग्रेजुएशन में अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो सर जो ग्रेजुएशन के बाद का एक साल हमारा बचता है वहाँ पर हम अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से सुधार सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में तैयारी कर देनी चाहिए सर। कितना समय लगता है तैयारी में? सर ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है एटलीस्ट 1 साल पहले एग्ज़ाम के उतना तो 1 साल, क्योंकि सर ये लंबी जर्नी होती है तो आप 1 साल पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल तो आपकी जर्नी ही होती है सर, तो लगभग 2 साल पूरी प्रक्रिया में तो लग ही जाता है सर। अच्छा बेटा, ये बताओ आपने कोचिंग कहीं से लिया था? सर मैंने कोचिंग में स्टार्टिंग में, क्योंकि सर मैंने स्टार्ट किया था 2019 के लास्ट दिसंबर में, तो सर मैंने कोचिंग स्टार्ट तो किया था एक लखनऊ में, बट सर 2-3 महीने बाद कोविड का लॉकडाउन हो गया तो सर मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ी। एंड आफ्टर दैट जब लॉकडाउन खुला भी तो मुझे वो अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर लगी थी एज कम्पेयर टू कोचिंग, क्योंकि सर मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ग्रेजुएशन मेरा हो गया था, तो सर मैंने सेल्फ स्टडी से ही करा था। मतलब आप सेल्फ स्टडी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं? जी सर। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ पढ़ने में कैसे रही पहले आप? सर पढ़ने में एवरेज से तो ऊपर मॉडरेट रहे हैं, क्योंकि सर 10th में भी स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स रहे थे मेरे, 12th में भी रहे थे, और सर ग्रेजुएशन में उतने बेटर नहीं थे, बट सर उसके पीछे था कि मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। सर उसके पहले जैसे ग्रेजुएशन में मैं 18+ की जॉब में 2 बार सेलेक्ट हुई थी। एक में हुई थी UPSSC के थ्रू जो BDO का एग्ज़ाम होता है सर, उसमें सर मैं समाज कल्याण पर्यवेक्षक। अच्छा, BDO पहले थी आप? नहीं
सर मतलब वीडियो जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होता है। सर उसके पे मैं सेलेक्ट हुई थी, बट सर बाद में कुछ इश्यू हो गया था और वो जॉब जो है वो कैंसिल कर दी गई थी कोर्ट के थ्रू। मतलब वो पूरी प्रक्रिया ही खत्म कर दी गई थी, फिर से उसका एग्जाम होगा। अच्छा बेटा ये बताओ, आप हिंदी मीडियम से हो, मीडियम का क्या कोई असर होता है सिविल में? सर एज सच क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सर मुझे डिसेंट मार्क्स मिले हैं जीएस में, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि सर मीडियम का इफेक्ट कोई भी नहीं होता। बात ये होती है हम कितने क्वालिटी से चीज़ें लिखते हैं। बाकी सर एक प्रॉब्लम होती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, वो होती है हमारी आंसर राइटिंग की। इंग्लिश में हमारी राइटिंग स्पीड तेज होती है क्योंकि सर यहाँ स्पीड बहुत मायने रखती है। आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लगभग 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं, वो थोड़ा टफ होता है हिंदी वालों के लिए, क्योंकि सर वहाँ हिंदी में आपको बार बार पेन उठानी पड़ती है और इंग्लिश में आप डायरेक्ट वर्टिकल चलते रहते हो। बस इसके अलावा सर मुझे ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखता। अच्छा, मतलब कि आपके मीडियम का कोई असर आपको दिखा? नो सर मुझे नहीं दिखा। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि प्री मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं सिविल में, आपने तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी कैसे बनाई थी? सर स्टार्टिंग से देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में क्योंकि सर इतना वास्ट सिलेबस है तो हम कोई एक अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं, स्टार्टिंग से हम उसे इंटीग्रेटेड ही पढ़ सकते हैं। आप जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप मेंस को फोकस करके पढ़िए, क्योंकि सर आफ्टर प्रीलिम्स आपके पास 2-3 मंथ्स होते हैं मेंस देने के लिए, आप और उतने वास्ट सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं कर सकते पहले से। तो सर स्टार्टिंग में हम तीनों को इंटीग्रेट करके चलते हैं। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेंस से, तो पहले हम स्टार्ट करें मेंस को अपना फोकस करके, और जब आपका मेंस एटलीस्ट उसके सारे सिलेबस एटलीस्ट एक बार रिवीजन हो जाएं तो ही आप उसको प्रीलिम्स की तरफ स्विच कीजिए। क्योंकि सर मुझे ये लगता है कि जब तक हमारा मेंस प्रिपेयर नहीं होता प्रीलिम्स पास करने का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि हमें ये मुझे नहीं लगता सर कि ये कहने में बड़ा अच्छा लगे कि मैंने 3 बार मेंस लिखा है। इससे बेटर है कि आप एक बार ही मेंस लिखो बट अच्छे से लिखो, और वो तभी होगा जब हम अपना इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। तो सर हमें स्टार्ट करना चाहिए मेंस, फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो तो हमें अपना प्रीलिम्स की तरफ स्विच करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका इंटरव्यू के लिए क्या आपने कोई मॉक टेस्ट दिया था? यस सर, क्योंकि सर मेरा सिलेक्शन अभी हुआ था, एक अस्मिता स्कॉलरशिप स्कीम थी सर, वहाँ पे दिल्ली में दृष्टि आईएएस ने प्रोवाइड करवाई थी सर। उसके थ्रू ये था कि आपको अगर उसमें बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको 2 साल के लिए फ्री मेंटोरशिप और एकोमोडेशन सारी चीज़ें उसे फ्री में मिलती हैं। तो सर मैं आफ्टर जुलाई 22 से सर मैं दिल्ली में थी, तो फिर उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे मैं वहीं थी, तो सर मैंने मॉक दिए थे काफ़ी सारे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वैकल्पिक विषय का क्या असर होता है, या वैकल्पिक विषय लेते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी सर, सर वैकल्पिक विषय तो मतलब डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि सर इससे हमें अपनी रैंक के साथ साथ ये भी होता है कि हम लिस्ट में रहेंगे कि नहीं। सर जैसे कि मेरा फिलॉसफी था सर, और वो उसका मुझे इफेक्ट दिखा ऐसा कि मेरे जीएस में डिसेंट मार्क्स हैं सारे में, बट सर फिलॉसफी में मुझे नहीं समझ में आया कैसे मेरे एक पेपर में बहुत अच्छे, सेकेंड पेपर में और फर्स्ट पेपर में मार्क्स मेरे ख़राब हो गए, उसके पीछे मेरी रैंक भी नीचे हो गई सर। तो मतलब ऑप्शनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेने से पहले कोई भी बच्चा अगर ऑप्शनल ले रहा है तो 3-4 चीज़ें देखना चाहिए। पहले उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, दूसरा उसमें मार्केट में उसके नोट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि अगर नोट्स या फिर हम उसके मटेरियल्स नहीं है तो उतना ज़्यादा हमारे लिए वो प्रेफरेबल नहीं होता, और तीसरा उसका सिलेबस बहुत वास्ट तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगे। तो सर ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं जिसके आधार पर हम अपना ऑप्शनल डिसाइड करें। अच्छा ये बताइए कि वेश क्या काउंट करता है? जैसे कुछ ग्रामीण परिवेश से, आप तो ग्रामीण परिवेश की पढ़ी हैं, हिंदी मीडियम की रही हैं, क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हो आपसे बेहतर कर सकते हैं, या आप उनसे कम कर सकती हैं, इस तरह कुछ ऐसा नहीं लगा आपको? सर इन्फीरियरिटी सुन के स्टार्टिंग में लगी थी, बट सर मैं लकी रही कि मुझे वो वाली चीज़ें नहीं मिली कि 3-4 बार अटेम्प्ट देना पड़ा हो। तो सर ऐसा मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो फिर कोई बेस का मतलब नहीं होता सर, इतना मैंने अब तक समझा है। अच्छा, चौथा पेपर इथिक्स वाला, ये थोड़ा लोगों के लिए चाहे जिस मीडियम के हों चाहे जिस के हों उनके लिए आर्ड पेपर है, लेकिन आवश्यक भी है। इसके बारे में क्या है, इसकी तैयारी आपने कैसे की? सर चौथे पेपर के लिए तो सर मैंने एक हैं अभय कुमार सर, उनकी मैंने नोट्स पढ़ी थी, तो वो मैंने पढ़ा था। और सर इसके लिए अब ज़रूरी है कि आप केस स्टडीज़ ढेर सारी फॉलो लगा लें। सर यूपीपीसीएस में ऐसे ज़्यादा तो नहीं आती, यूपीएससी में केस स्टडी ज़्यादा आती है, तो यहाँ आप और उनमें जो है से कुछ सिलेबस में उसमें टॉपिक दिए हैं सिलेबस
सिलेबस में, और वो टॉपिक आप पकड़ के उसके डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसमें एग्जाम्पल जो रियल लाइफ से मैच करते हो वो आप लिख लीजिए और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और सर आंसर राइटिंग करिए, बस इसके अलावा अच्छा, एक चीज़ रुचि, जी एक इंटरेस्ट, क्या पढ़ने के अलावा कहीं और इंटरेस्ट है आपका? जी सर, सर मुझे हिंदी पोएट्रीज पढ़ना और लिखना सर काफ़ी पसंद है जी। अच्छा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेंस कोई आपने पोएट्री पहले याद भी किया रहा होगा, कोई कविता? वो कविता आप सुना दीजिए। सर अपनी लिखी हुई या फिर किसी की? अपनी लिखी हुई तो और बेहतर है। सर अपनी लिखी हुई, सर जब मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि सर बहुत अनसर्टेनिटी थी, लॉकडाउन था, लोग क्या घर में थे तो पढ़ने का कोई मूड नहीं बनता था। सर उस टाइम पे मैंने एक मोटिवेशनल कविता लिखी थी कि रात को अक्सर मैं छत पर बैठ जाती हूँ, चमकते चांद को देखकर मैं मुस्कुराती हूँ, टिमटिमाते तारों से मैं बात करती हूँ, अपनी गुमनाम जिंदगी के हृदय पर घात करती हूँ, पूछती हूँ चांद से मैं भी कभी क्या चमक पाऊंगी, गुलों की सोखियाँ बनकर जहाँ मैं महक पाऊंगी, कहीं से टूटता तारा अचानक मुझ पे हंसता है, अपने बीते हुए कल की वो मुझसे बात करता है, ज्ञान विज्ञान जितने हैं यहीं पर छूट जाते हैं, मुकद्दर के सिकंदर जब हम ही से रूठ जाते हैं। सर एक सेकंड। ओके बेटा, एक चीज़ ये बता दीजिए आप, मैं ये कंप्लीट कर सकती हाँ कंप्लीट कर दीजिए। जी, मुकद्दर के सिकंदर जब हम से रूठ जाते हैं, चमकना चाहती हो घर यत्न तो जरा कर लो, क्योंकि बिना रास्तों के मंजिल हासिल नहीं होती, खुद ही को इस तरह कर लो जहाँ तुमको ही बस देखे, क्योंकि बिना स्याही की कलम लिखने के काबिल नहीं होती। क्या बात है, क्या बात, इसी को ठीक बेटा। एक चीज़ और बता दीजिए, आज के समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि सिविल में पद घटते जा रहे हैं, एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत संघर्ष है, कोई सर्टेनिटी नहीं कि आपको हो ही जाए। ये बताइए कि क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए आज के समय में? सर क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में ही हुआ तो मतलब मैंने तो ऐसा कोई प्लान भी नहीं रखा था, बट मुझे लगता है सर कि मेंटली, जैसे कि आपकी अगर एज ज़्यादा है और एक मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए सर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर मेरा टाइम पे वही लॉकडाउन था, तो कभी कभी ये लगता था ये नहीं हुआ यार तो क्या होगा, इसके लिए मुझे लगता है कि प्लान भी होना चाहिए। बट अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो फिर अगर आप यही एक अपना ही लक्ष्य बना के चलते हैं तो फिर प्लान बी की ज़रूरत भी नहीं है सर। अच्छा, साक्षात्कार में कोई प्रश्न आपको होगा जो आपको बहुत परेशान किया होगा, जहां आपको लगा होगा कि आप असहज रही होंगी, वो प्रश्न आपको याद आ रहा है? सर मेरा साक्षात्कार काफ़ी अच्छा हो गया था, हालांकि मॉक मेरे बहुत ख़राब हो गए थे सर, बट साक्षात्कार मेरा बहुत अच्छा हो गया था सर। तो इस बेस पे मुझे ऐसा कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, क्योंकि यूपीपीसीएस में मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और उसमें भी मैं लकी रही कि मुझसे फिलॉसफी के क्वेश्चन पूछे गए और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर मतलब और सिचुएशनल बेस्ड जो भी थे वो मैंने टैकल कर लिया था सर। एक चीज़ बताओ, ये बताओ बेटा कि आज के समय में महिला सशक्तिकरण मनाया जरूर जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का नारा बहुत दिया जाता है, लेकिन महिलाएं आज भी अधीनस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। सुधार हुआ है लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सब के पीछे, क्योंकि सर कोई भी है वुमेन सेक्टर पे देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, सबके लिए 100+ स्कीम है हमारे पास, बट प्रॉब्लम है सर इम्प्लीमेंटेशन की। और ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अभी भी जो वो पेट्रारिकल माइंडसेट है हमारा, जो एक रूढ़िवादिता वाली सोच है ना सर, वो अभी भी है। तो सर जब तक हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं होगी वो चीज़ें नहीं चेंज होंगी, क्योंकि सर अभी भी कोई किसी भी फैमिली में, अब मीडियम क्लास फैमिली होगी कोई, तो वो अपनी बच्चों को पढ़ाने में बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, भले ही उनकी बेटी उनसे बॉयज़ से पढ़ने में ज़्यादा अच्छी हो। तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब पेरेंट्स भी ये समझें कि हम वुमेन्स को भी एक मतलब उन्हें एम्पावर करें सर, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि सर ये हो जाता है कि हम आप पहले तो वुमेन्स को एम्पावर नहीं करते, फिर उसके बाद में उन्हें बाद में फिर वो बेचारी उसी इन्फीरियर साइकिल में फंसी रहती हैं सर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मेंटालिटी चेंज हो, और इसमें सर सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स से स्टार्ट हो, तो सर सोसाइटी तो खुद ही चेंज हो जाएगी। जी एक चीज़ बेटा, एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अभी, आप चूँकि आप ग्रामीण परिवेश से हैं और एक गर्ल्स हैं, आपके सामने बहुत से चैलेंजेस रहेंगे, उनके लिए एक मोटिवेशनल आप एक मैसेज दे दीजिए।
सर मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप रिलीजियसली अगर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं तो टफ़ तो है ये एग्ज़ाम, बट इतना भी टफ़ नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो हम अगर एक अच्छे से सर, जैसे कि कोई भी बड़ी जर्नी पास करने के लिए मुझे लगता है 3P बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परसिवरेंस, एक पेशेंस और तीसरा प्रैक्टिस। क्योंकि आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे उस चीज़ का, आप सोचो ना यार कि मतलब मुझे करना है, तो ये तीनों चीज़ें लेके चलिए और एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए तो सबको सफलता 100% मिलेगी। ठीक, अयोध्या दर्पण से बात की। एक प्रश्न अभी भूल रहा छूट रहा है, आप किस सेक्टर में काम करें? महिलाओं के लिए स्पेशली क्या करना चाहेंगे? आपसे अपेक्षा है, आप एक पद पे पहुंच चुकी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी आप? सर वुमेंस के लिए तो मेरा खास रहेगा कि सर उनका सबसे पहले एजुकेशन बेटर हो, क्योंकि सर एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला सर ने कहा भी था। क्योंकि सर अगर एजुकेट होंगी तो वो अपनी रास्ता खुद ही निकालती चली जाएंगी। तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कोशिश करूँगी मैं अपने क्षेत्र के वुमेंस के लिए अगर कुछ एजुकेशन सेक्टर में कर पाऊँ सर, तो मैं बहुत खुशी होगी मुझे। श्रद्धा जी देखिए एजुकेशन के सेक्टर में काम करना चाहती हैं और पूर्णतः ग्रामीण परिवेश की हैं। गांव से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपका हो गया। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, और आगे आप IAS की तैयारी कीजिए। दोबारा फिर हमको आने का मौका मिले। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रद्धा जी के ये बड़े पिताजी हैं और संयोग से मिल गए, मुलाकात हो गई हमारी। सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको कि आपकी बिटिया अधिकारी बनी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया जी। बहुत सौभाग्य है, ऊपर वाली की बड़ी दया दृष्टि है भैया जी। अभी आप कैमरा बात कर रहे थे, आप ज्योतिष बहुत ज़्यादा, मतलब आपको परिवार पर सनातन संस्कृति को एकदम सजोए हुए है। ऐसे में बहुत पूरा विचारधारा थी कि लड़कियों को स्पेशली उनकी एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया गया था। हमारे यहाँ वेद बहुत लिखा गया बच्चों को। आपकी क्या राय है, जो आज के गार्जियन जो हैं, आज के अभिभावक हैं, उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। जी भैया, लड़कियों को खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया जाए और अच्छी व्यवस्था उनकी तरह की जाए, ठीक ठाक से शादी वगैरह की जाए और ये अपने पैर पर खड़ी हूँ जी जी जी। अच्छा। तो ठीक है, ऐसा है। आप ये मिश्रा जी हैं, पिताजी हैं श्रद्धा जी के। आप भी एजुकेशन को महत्व दे रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, विवाह की चिंता कम। सबसे पहले उनको एजुकेटेड बनाइए, अपना रास्ता खुद चुन लेंगी। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।